वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब, अगर रेजिग्नेशंस नहीं आते और जनवरी के बाद फरवरी और मार्च आ जाता है तो यही तकरीरें चलेंगी एपीसी की। आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। अब बाकायदा लिख कर तय करना होगा ताकि पब्लिक के सामने हम ये सारी चीजें ले जा सकें कि ये कमिटमेंट है और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम तस्वर किया जाए। मजाक तो नहीं है आखिर कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कंप्रोमाइज की तरफ चले जाते। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और कहा जाएगा भाईजान आप तो ये कह के गए थे कि अब तो फैसला कुन मोड़ा पहुंचा है, अब तख्त या तख्ता होगा। डू यू थिंक कि इसके अलावा ऑपोजिशन ने अपने आप को किसी एक ऐसी गली में लेके आगे जाने का रास्ता, इस्तीफा या पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है उनके पास? बिल्कुल ठीक कहा आपने और मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। और मैं आपको बताऊं, ये बात रियलाइज हो गई है एपीसी के अंदर भी और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको ये कि दिस इज प्रोबेबली द लास्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू गेट रिड ऑफ इमरान खान रिजीम। अगर इसके अंदर कोई भी लैप्स करता है या कोई अपनी कमिटमेंट से पीछे हटता है तो उसका भी भुरकस निकल जाएगा और इस एपीसी का भी भुरकस निकल जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि जो डेलिब्रेशंस हुई हैं, जिस तरीके से वो कमेटी दोबारा रिवाइव हुई है, जिस तरीके से संजीदगी से आज उसका एक इजलास भी हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको भागने का कहीं मौका मिलेगा। इनको या ये करना पड़ेगा या फिर ये 2028-2032 तक आराम से बैठ जाए, सांस लें। इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। ये रियलाइजेशन तो आपकी ये बात सुन के बुखारी साहब मुझे ये लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत हालात को टर्न अराउंड कर जाएगी अगले साल 2 साल में। मुझे ये एक जेयूआई फे के बंदे ने, वसीम बदामी साहब, यहीं बैठ के कहा, बल्कि मुझे नहीं कहा, उस वक्त जब धरने की बात हो रही थी तो पीपल्स पार्टी और नून के तीनों दोस्त मेरे, जेयूआई, पीपल्स पार्टी और नून के लोग मेरे सामने इस स्टूडियो में बैठे थे। उन्होंने कहा जी हम धरने के हक में नहीं। दूसरे ने भी कहा हम भी धरने के हक में नहीं। उसने कहा फिर भुगतो उसको अगले 10 साल। तो क्या असल रोला ये है आपके ख्याल में कि हुकूमत बड़ी रकमी ना आया, या अगला असल रोला ये है कि अगर ये साल और निकाल गया तो फिर अगले 10 साल कहीं नहीं जाएगा? मेरे ख्याल से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काशिफ। ठीक वसीम, ये बिल्कुल मैं कन्विक्शन से कह रहा हूं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हम ये सब जानते हैं ना कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में गवर्नमेंट में आने के लिए और गवर्नमेंट में रहने के लिए गवर्नेंस से बहुत ज़्यादा कुछ और भी ज़रूरी है। तो वो सारे इशारे जो हैं वो इमरान खान साहब के हक में हैं और अपोजिशन के खिलाफ हैं, और ये एपीसी के बाद तो मजीद सारे खिलाफ हो गए। तो इसलिए मैं तो ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं बनती देखता कि जिसके नतीजे में मुस्तकबिल करीब में इस हुकूमत की बका को कोई भी खतरा हो। अगला मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, खतरा कुछ और चीज है। खतरा अभी तो जिस तरीके से एपीसीज हो रही हैं, बल्कि मैं आपको एक और भी बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब ने, माफी चाहता हूं, जरदारी साहब ने, जब एपीसी के बाद बीच में वो एलामिया की बात हो रही थी, मियां साहब भी लाइन पर थे, उन्होंने कहा निकाह यानी शहबाज शरीफ मनु दे दो, 2 महीने में मैं हुकूमत गिरा दूंगा। असल रोला, और आपको याद होगा पार्लियामेंट के पहले इजलास में जरदारी साहब ने कहा 5 साल पार्लियामेंट पूरे करें, आप हुकूमत करें, हम आपको फलाना फलाना करेंगे, और यही बात बिलावल साहब ने भी कही। उस 5 साल में हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें। एक जमात ने अपना हुकूमत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा। हम चाहते हैं कि आप हुकूमत करो, 5 साल करो और फ्री होके करो, हम आपके साथ हैं। सो धांधली मसला नहीं है इस ऑपोजिशन का, कम से कम पीपल्स पार्टी की हद तक धांधली मसला नहीं है। मसला अगर कारकर्दगी भी है, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं कि क्या खौफ इस बात का है कि या तो एक चीज होती है ना, ये इतना निकम्मा पॉलिटिशियन आ गया है इस हुकूमत में, जड़ा आज निकम्मा हो अगले साल भी निकम्मा ही होएगा। तो बुखारी साहब ने जो बात की कि अगर अभी ना गिराया तो 2025-30 तक भी यही होगा, तो ये तो आर्गूमेंट, 2 बड़े मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स हैं। यानी ये जेडे इत्थे कोड़े ना, वो हमारी पंजाबी च मिसाल है, जेडे उत्थे इत्थे कोड़े और लंदन भी कोड़े, तो अगर एक कोड़ा है तो फिर अगले साल भी कोड़ा ही रहेगा। लेकिन अगर खतरा ये है कि अभी ना निकाला तो फिर ये मतलब गवर्नेंस समझ में आनी शुरू हो जाएगी, चीजें बेहतर होनी शुरू। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई बुखारी साहब की बात ठीक है कि ऑपोजिशन को खतरा इस हुकूमत की कारकर्दगी से है कि अगर ये कर गए, जो कि हो सकता है कर ही जाए अगले साल के बाद? मैं ऐसे एग्री करता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है और बहुत सारे आप भी ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट सबसे रास्ते में रहते हो, तो काफ़ी लोगों को लगता है, और मेरा ख्याल है अपोजिशन को मैं पता है कि बहरहाल गवर्नेंस के 1 करोड़ इशूज़ हैं, लेकिन मे बी द वर्स्ट इज़ ओवर।
اوکے ایون اف دیٹ از ناٹ دا کیس تو آئی ایم شیور کہ اپوزیشن کے لوگوں کو یہ خطرہ بالکل ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہر گزرتا دن ہفتہ مہینہ سال یہ آگے کے بہت سارے ہفتے دن مہینے سال کنفرم ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے, تو پھر اب یہیں پر اگر کچھ ایک گیم پڑ جاتی ہے تو پڑ جاتی ہے, ورنہ تو پھر مسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے. ہاں اب اس میں ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا, اور جب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اب جو آپ کا سوال تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ بھائی امبیرسمنٹ یہ وہ بہت ساری تعبیریں نکل آتی ہیں. اگین جس طرح میں نے کہا, مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو, اس اے پی سی کے اعلامیہ میں یہی لکھا ہے نا کہ اکتوبر کو فلاں کریں گے, نومبر میں فلاں کریں گے, دسمبر میں فلاں, جنوری میں لانگ مارچ, وہ سارا کچھ وہ کر دیں گے. اس کے بعد کہیں گے نا ہم تو جمہوری جدوجہد میں بلیو کرتے ہیں, وہ سب کچھ ہم نے کر دی. جمہوری طریقے سے حکومت گرانے کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ہم نے اپنی کوشش کر لی ہے اور کوشش جاری رکھیں. پھر یہ کاشف بھائی یہ تو ابھی کل کی بات ہے نا کہ اس اسٹوڈیو میں جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے ہوئے یہی تجزیہ کر رہے تھے کہ یار مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گرائے بغیر جاؤں گا ہی نہیں, گرتی تو حکومت نظر آ نہیں رہی, تو جب گرائے بغیر جائے گا تو بولے گا کیا. اور ہم سب نے پھر یہی کہا تھا نا کہ پھر کہہ دیں گے کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے کہ میں حکومت کی بنیاد ہلا آیا ہوں, اب نہیں بچے گی, اب ایک جھٹکا ہوگا اور چلی جائے گی. وہ تعویذ انہوں نے دی کہ پرویز الہی صاحب نے کہا جنوری تک چلی جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بات آگے نکل جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اگلے 3-4 مہینے کا یہ اچھا رونق میلہ ہے, میرے اور آپ کے ٹاک شوز کی رونق ہے, سڑکوں کی زینت ہے, جیلوں کی رونق ہے, لیکن اس سے آگے کچھ نہیں. بھٹی صاحب میں جو 2 سوال ان سے پوچھے, گرانا اس لیے ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, گرانا اس لیے ہے کہ نکمی حکومت ہے, یا گرانا اس لیے کہ ابھی نہ گرایا تو پھر نہیں جاتا؟ آرمی چیف صاحب سے جو یہ اس پہ بھی بات ہوئی, مولانا صاحب کے بیٹے نے کہا کہ الیکشن دھاندلی وغیرہ, باقیوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ریفارمز کر لیں, قانونی اصلاحات کر لیں, لیکن جب مولانا صاحب کے بیٹے نے کہا کہ جعلی مینڈیٹ, جعلی اسمبلی, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کے والد محترم صدارتی الیکشن لڑ رہے تھے نہیں اسمبلیوں سے, اس وقت یہ اصلی ہو گئی تھی, اگر وہ صدر منتخب ہو جاتے تو یہ جینون اسمبلی ہو جاتی. تو دھاندلی کسی کا کوئی ایشو نہیں, پیپلز پارٹی کا تو یقیناً ایشو نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کا بھی یقیناً وہ اسی سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں, یہ مولانا صاحب بھی اسی اندر, ان کا بیٹا اور پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. پہلا خوف ہے مارچ کا سینٹ الیکشن, سیکنڈ خوف ہے کہ عمران خان ایک باٹم لائن پہ آ گیا, اب اس سے بہتر ہو رہی ہیں چیزیں, یعنی مطلب راک باٹم ہٹ کر گیا, اب اس سے اوپر ہی جائے گا, اب اس سے نیچے نہیں جائے گا. گورننس پرفارمنس یہ وہ سینٹ کے بعد سنا جا رہا ہے بزدار صاحب اور کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو اس کے بعد اور پرسیپشن. پھر تیسرا خوف جو ہے وہ کیسز, بہت کیسز کھل رہے ہیں اوپن. آج مجھے ایک دھیلے کی کرپشن پہ مجھے جب شہباز شریف کہہ رہے تھے تو ایک نیب کا افسر یاد آ رہا تھا, اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف اینڈ فیملی کے 58 والیومز ہیں, 58, اور 5.5 لاکھ صفحات ہیں ٹی ٹیز کے, 5.5 لاکھ صفحات. کہتے ہیں ہم تو فوٹو کاپیاں کرا کے دھیلے کے محتاج ہو گئے ہیں, تو یہ تو دھیلے کی کرپشن. تو یہ کیسز توشہ خانہ, مریم نواز صاحبہ العربیہ میں, وہ آپ کو وہ ارشد شریف صاحب نے وہ جو کر چکے ہیں, وہ مقصود اور زبیر اور فلانا جن کے نام. تو اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا آج جو 3 ریفرنس, ایک سروائیول, دوسرا مارچ, تیسرا عمران خان بہتری, چوتھا یہ کرے کیا. اب دیکھیں نا, بیمار آدمی تشویشناک حد تک بیمار آدمی جو ہے وہ لندن میں بیٹھ گیا, دفتر کھول کے, ٹویٹر اکاؤنٹ, سارا کچھ جمع تفریق. اب کیا کریں, اب کرنا کیا ہے, اب سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ ملک کا نہیں مسئلہ, جمہوریت کا نہیں مسئلہ, دھاندلی کا نہیں مسئلہ, اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے, اپنی سروائیول کا. اور یہ اپنی سروائیول کے لیے ہمیشہ کھیلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب, اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں نا سیٹی بجتی ہے, تو بلاول کو میں سمجھایا کہ نہ رہنا, پیچھے سے نکل جاتے ہیں. تو ایک تاریخ آج آپ ناپسند کر رہے ہیں, ایک مجھے بڑا پسند ہے. مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک ہاتھ ہو چکا ہے, دوسرا انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. لیکن وہ نواز نصر اللہ صاحب کا دیکھا ہے کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تو ARD بنائی, ظفر علی شاہ کو پکڑا, وہ چلے گئے دبئی, بی بی کی منتیں کی اور کہا کہ شامل ہو جائیں, نواز شریف صاحب کے منت شامل. ایک دن حکا بکھا کے بیٹھے ہوئے تو ٹی وی نوکر آیا, اس نے کہا نواز شریف صاحب سائیں چلے گئے جی. انہوں نے کہا کتنے چلے گئے, وہ تو ARD ہے سائیں, وہ سعودی عرب چلے گئے. تو اگلے دن نصر اللہ صاحب سے پوچھا گیا ہوا کیا, انہوں نے کہا کہ 35 سال سے سیاستدانوں سے ڈیل کر رہا تھا, پہلی مرتبہ تاجر سے کیا اور دھوکہ کھا گیا. تجارت, سروائیول. بخاری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے قائم رہنا, یہ ابھی آپ ہی کی گفتگو سے بات شروع ہوئی ہے, لیٹ می آسک یو دس, یہ کیوں ہو رہا ہے, نکمے پن کی وجہ سے, جعلی مینڈیٹ کی وجہ سے, یا سروائیول کی وجہ سے؟ کیونکہ زرداری صاحب کا ایک جملہ آپ اگر سنیں کہ اس APC کے بعد پہلا جیل جانے والا میں ہوں. تو میرے دوستو, مجھے خیال ہے, میرے بھائیوں, مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس تقریر کے بعد اور اس APC کے بعد پہلا بندہ میں ہی جیل میں ہوں گا,
मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। जरदारी साहब एक जुमला और भी बोला था, नवाज शरीफ साहब जिस दिन इश्तिहारी करार दी उस दिन ये भी पेशी पे आए थे, तो पूछा कि ये इश्तिहारी हो गए नवाज शरीफ साहब, तो जरदारी साहब मुस्कुराए, मुस्कुरा कर खुंडी उन्होंने रखी जमीन पर और फरमाया इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। जी बुखारी साहब, आपको कौन सी चीज लग रही है, काशिफ सर्वाइवल है? काशिफ आपकी हमेशा दरमियान वाली चीज जो है ना वो हमेशा ठीक होती है। मेरे ख्याल से अगर ये हुकूमत कभी जाएगी तो अपनी नाअहली की वजह से जाएगी, अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से जाएगी, और मुझे कतई नहीं लगता कि इमरान खान साहब संजीदा हैं इस हवाले से कि वो अपनी टीम में बुनियादी रद्दोबदल करें और अप्रोच करें सही प्रॉब्लम्स को सही तरीके से। वो उन्होंने ही हैज स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा लाइक हिटलर। वो जो उसके तर्जुमान कहते हैं उसको कि ऑल इज वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ही हैज स्टार्टेड बिलीविंग दैट। उसको जमाने भर ने कहा पार्टी के अंदर से पार्टी के बाहर से, बुजदार के बस की बात नहीं है, खुदा के वास्ते पंजाब से निकाल दें इसको, गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने नहीं मान के दी। जब तक वो इस जिद पर कायम रहेंगे और जिस वक्त तक वो अपने प्रोपेगेंडिस्ट जो है उनकी बातें मानते रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो परफॉर्मेंस की तरफ उनका ध्यान जाने वाला है। और अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो वो अपने बोझ से गिरेंगे, इसमें किसी अपोजिशन का कोई कमाल नहीं है। सर लेकिन ये जिसको आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, मैं वसीम से ये सवाल पूछता हूं। वसीम, जिसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, मसला ये हम जिस जगह बैठे हैं, मैं पिछले अल्लाह भला करे ताड़ा 14 साल से हर हुकूमत के दौरान हर ऑपोजिशन के मुंह से एक ही बात सुन रहा हूं, हुकूमत नाकाम है, नायल है, खजाना खाली, खजाना मुल्क नाजुक जो सूरत-ए-हाल से आया। गुजर रहा है। गिलानी साहब आए, उन्होंने कहा पिछली हुकूमत ने वाट लगा दी इस मुल्क की, और मियां साहब आए, पहली तकरीर की, 14,000 अरब के कर्जे ले गए, वाट लगा दी इस मुल्क की। इमरान खान साहब आए, भाई 30,000 अरब के कर्जे ले गए, वाट लगा दी इस मुल्क की। जून 1999 में हमारी हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे सिर्फ 3,000 अरब रुपए थे। तसव्वुर कीजिए कि गुज़श्ता 14 बरस में ये कर्जे बढ़कर तकरीबन 14,500 अरब हो चुके हैं। 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6,000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6,000 से 15,000 अरब, 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। अब अलमिया ये है कि इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं, और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। हर ऑपोजिशन उठा के देख लें, हर ऑपोजिशन ने दूसरी हुकूमत के खिलाफ यही बात की है कि इनसे हुकूमत नहीं होती, इनको कुछ नहीं आता। सो ये चीजें तो हमारे लिए कोई नई नहीं है। हम कैसे इसमें फर्क करें बीच में कि कौन सच बोल रहा कौन, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो दोनों साइडों का ना। हुकूमती प्रोपेगेंडा यह है कि हम जैसा कोई नहीं आया, हमने इस मुल्क को ठीक कर दिया। ऑपोजिशन का क्या प्रोपेगेंडा, ये आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं आया, आपने इस मुल्क को तबाह कर दिया। हाउ डू यू डिसाइफर बिटवीन द टू, या डिसाइड बिटवीन द टू? बयानात तो ठीक है, दोनों तरफ की रिवायती और हर दफ़ा होता है। मेरा ख्याल है कि मैं और आप अपनी इर्द गिर्द की ऑब्जर्वेशन, लोगों के हालात, मुल्क के मामला देख कर अंदाज़ा लगाते हैं कि वाकई इस हुकूमत का जो दावा है कि हम सबसे अच्छा कोई नहीं है और इस अपोजिशन का जो दावा है कि इनसे बुरा कोई नहीं है, वहाँ हकीकत कहाँ खड़ी है। वो मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल वेरी अनफॉर्चुनेटली कि इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर है, और बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल ना करप्ट है, ना करप्शन बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अहलियत के मसाइल इसलिए हो गए कि हमने आम आदमी को सफ़र होता हुआ बहुत हद तक देखा, जितना कम से कम मैंने माजी करीब में नहीं देखा था। फिर जाहिर उसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया उन्होंने कि आप पिछले इतना बेड़ा गर्क कर गए थे। अब इस पर हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन मुझे लगता है कि बहरहाल गवर्नर यानी जितनी ज़्यादा अशारिये, अवामिल, अनासिर, इदारे एक्स वाई और जेड, वो सब कुछ खान साहब के जितना हक में था, जितना आमतौर पर पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों के साथ आमतौर पर नहीं होता, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, उनकी अपनी गलतियों की वजह से। जो भी अगर खान साहब थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करते जितना किया उससे ज्यादा, तो बहुत सब महंगाई ने तो रेलेवेंट हो जाना था, वाइप आउट हो जाना था। एक ब्रेक के बाद मुझे भट्टी साहब आपसे शुरू करता हूं कि अगले से कम जनवरी क्या होगा। एक ब्रेक बाद वापस। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर
मुल्क गीर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च